अब टाइटल पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा तो अंदाजा लग गया होगा कि जो हमारी आज की कहानी है वो एक सीरियल किलर की है। लेकिन ये कोई नॉर्मल सीरियल किलर नहीं है, क्योंकि इनका जो लोगों को मारने का तरीका है वो किसी आम इंसान के दिमाग में तो आ ही नहीं सकता। खैर, अगर मैं इतने दावे कर रहा हूँ तो इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो बात होगी। मैं बात करता हूँ अगर यूनिकनेस की, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक तो होगा। अब इससे पहले कि मैं आप सब लोगों को इंग्लैंड लेके चलूं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हमें लेके चलती है स्टैमफोर्ड, इंग्लैंड में। स्टैमफोर्ड एक छोटा सा टाउन है जो कि लिंकनशायर काउंटी में आता है। अब इस टाउन की पॉपुलेशन है लगभग 21,000 लोगों की, और ये टाउन है अपने चर्चेस के लिए फेमस, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में बनाया गया था। यहाँ पे इंटरनेशनली हॉर्स के शोज किए जाते हैं और इसके लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहीं पे है रुटलैंड वाटर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है। और इसी टाउन में साल 1909 में 24 जुलाई को जन्म हुआ था जॉन जॉर्ज हैक का, और इनके माता पिता का नाम था जॉन एंड एमिली। अब हमारे जॉन जॉर्ज हैक का कोई भी भाई बहन नहीं था और उनका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए उनके पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहते थे। उनके पेरेंट्स, जिनके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा था कंपेयर टू आसपास के दूसरे लोगों से, वो लोग थोड़ा दूर दूर ही रहा करते थे। जॉन और एमिली अपने बेटे जॉन जॉर्ज को हमेशा ही बताते थे कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे भगवान को ठेस पहुंचे। जॉन और एमिली का दोनों का ही मानना था कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा एविल हैं, बहुत ज़्यादा करप्टेड हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि इंग्लैंड में उस टाइम बहुत सारे लोग बिल्कुल इसी तरीके के ख्यालात रखते थे। मुझे एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत जगह यानी बहुत आर्टिकल्स, बहुत वीडियोस में ये मेंटालिटी नोटिस करी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी की। अब ये पूरी फैमिली भगवान में बहुत अच्छे तरीके से मानती थी और बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी, लेकिन ये लोग दूसरे लोगों से इतना दूर दूर रहा करते थे, इसीलिए जॉन के पिता ने अपने घर के चारों तरफ 8 फीट की दीवार भी बना दी थी, ताकि गाँव के दूसरे लोग उन लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करें। और इसी वजह से जॉन का बचपन अपने पेट और अपने पड़ोसी के पेट की कंपनी में ही गुजरा। जॉन के माता पिता को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो चाहते थे कि जॉन अपनी ज़िंदगी में यानी अपने फ्यूचर में बहुत बेहतरीन करेंगे, लेकिन जॉन को बचपन में अकेले रहने की वजह से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई और उन्हें बुरे बुरे सपने भी आते थे। जॉन के पिता के माथे पे एक ब्लू स्कार था, जिसको जॉन के पिता ये बताया करते थे कि वो निशान उनको सैटर्न ने दिया है, क्योंकि उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनको ये निशान सैटर्न ने दिया था। और उन्होंने जॉन को ये बोला कि अगर उन्होंने कभी भी कोई गलत हरकत करी जिससे ऊपर वाले को ठेस पहुंची या फिर वो जॉन से गुस्सा हो गए, तो उनके माथे पे भी बिल्कुल उसी तरीके का निशान आ जाएगा। जॉन के पिता जॉन की माता के बारे में ये बोलते हैं कि वो एक एंजल है, इसीलिए उनके फोरहेड पे कोई भी निशान नहीं था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अल्ट्रा रिलीजियस बातें जॉन की फैमिली में हुआ करती थी। अब जॉन ये सोचते थे कि किसी भी तरीके की गलती या शैतानी वो करेंगे तो उनके माथे पे भी सुबह उठने पे वो ब्लू स्कार आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कई बार थोड़ी बहुत गलतियां करी, छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनके माथे पे कोई भी ब्लू स्कार नहीं आया, जिसकी वजह से हमारे छोटे से जॉन के मन में ये चीज़ आ गई कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और कोई उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। जॉन के माता पिता का ये कहना था कि वो बहुत ही साफ सुथरा सीधा बच्चा था, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जॉन को बुली बुलाया करते थे, क्योंकि वो अपनी उम्र के बच्चों को मार के चुपचाप अपने घर में वापस आ जाते थे। एक बार एक आदमी ने ये बताया कि जॉन पीछे से आए और उनका ब्लेजर लेकर भागकर ट्रेन की पटरी पर डाल देते हैं। फिर वो उस आदमी से ये बोलते हैं कि ये ट्रेन तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी और तुम्हें काट देगी, और उसकी वजह से पूरे ट्रैक पे खून खून हो जाएगा। अब कोई भी इंसान जॉन की कंप्लेन इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि जॉन के पिता बहुत ही ऊंचे पद पे काम करते थे। मान लो किसी ने शिकायत किया तो जॉन के पिता उसको ट्रबल दे सकते थे, यानी उनकी फैमिली को परेशान कर सकते थे। वैसे भी उनकी फैमिली ज़्यादातर लोगों से बात करना पसंद नहीं किया करती थी। स्कूल में जॉन पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, लेकिन एकेडमिक्स में वो अच्छे थे। इसके बावजूद उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल में पियानो भी बजाया करते थे और बहुत सारे लोग उनका पियानो सुनने के लिए स्कूल के म्यूजिक रूम में जाया करते थे। लेकिन कभी कभी अचानक से जॉन पियानो बंद कर और अचानक से चीज़ों को इधर उधर फेंका करते थे और उठकर बाहर चले जाया करते थे।
ये चीज़ आज तक किसी को समझ ही नहीं आई कि जॉन कब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। स्कूल को पास करने के बाद जॉन ने एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस की जॉब भी करी, लेकिन बहुत ही जल्दी उनको रियलाइज हो गया कि वो छोटी सी सैलरी उनको वो लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं दे पाएगी। इसीलिए जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाने के लिए उन्होंने गलत रास्ते का यूज किया। वो अपनी ही कंपनी से पैसा चुराने लगे और कुछ ही दिनों बाद जब वो पकड़े गए तो उनकी कंपनी ने उनको जॉब से बाहर निकाल दिया। अब 6 जुलाई साल 1934 को जॉन जॉर्ज हैग ने 23 साल की बेट्रिस बेटी हैमर से शादी कर ली, लेकिन शादी बहुत ज्यादा दिन और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है। अब इसी साल जॉन को जेल हो जाती है पैसे के फ्रॉड करने के मामले में। और जब जॉन जेल में थे तो उनकी बीवी बेटी ने एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और पैदा होते ही उस बच्ची को एडॉप्शन के लिए डाल दिया। एडॉप्शन के बाद उन्होंने जॉन को छोड़ दिया। इन सारी हरकतों की वजह से जॉन के फैमिली वाले भी उनसे दूर रहने लगे। इसीलिए साल 1936 में जॉन लंदन आ गए। अब यहाँ पे वो विलियम मैक्सॉन के लिए एज अ ड्राइवर काम करने लगे। मिस्टर विलियम मैक्सॉन के लंदन में कई सारे रेस्टोरेंट थे। जॉन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत तो कर ली, लेकिन वो अपने क्राइम को पीछे नहीं छोड़ पाए। अब मिस्टर विलियम मैक्सॉन का एक अम्यूजमेंट आर्केड भी था। आसान भाषा में बोला जाए तो ये एक गेमिंग पार्लर की तरह भी काम करता है। अब यहाँ पे हमारे जॉन जॉर्ज मशीनों को भी ठीक किया करते थे, लेकिन अपने क्राइम की टेंडेंसीज की वजह से उन्होंने इस कंपनी में भी पैसों को चुराना शुरू कर दिया। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी करते थे, थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी हेराफेरी कर दिया करते थे वो। और इसी वजह से एक बार फिर से वो पकड़े जाते हैं और 4 साल के लिए पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। जब वो जेल में रहते थे तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी कि वो बार बार इसलिए पकड़े जा रहे हैं क्योंकि क्राइम करते वक्त वो एविडेंसेस छोड़ रहे थे, और वो एविडेंसेस थे बहुत सारे लोग जिन्होंने जॉन जॉर्ज को ये सारे फ्रॉड करते हुए पकड़ लिया था और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो जॉन जॉर्ज ने अब ये डिसाइड किया कि जब भी वो कोई क्राइम करेंगे तो उसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ेंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि उनका इशारा क्या है। और अब साल 1940 में वो जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनकी कहानी में ज्यादा चेंज नहीं आया। उन्होंने वापस से जहाँ जॉब ज्वाइन करी, फ्रॉड स्टार्ट कर दिया और फिर से वो जेल चले जाते हैं। लेकिन उनका जेल इस बार परमानेंट नहीं था, वो बीच में बेल पे बाहर भी आ जाया करते थे, लेकिन परमानेंटली वो 1943 में पूरे तरीके से जेल से बाहर आ जाते हैं। इन सारे जेल के टाइम के दौरान उन्होंने एक आदमी को जाना जो कि एक फ्रेंच मर्डरर था जिनका नाम जॉर्जेस अलेक्जेंड्रे सेरेट था। जॉर्जेस अलेक्जेंडर लोगों को मारकर सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया करते थे, जिसकी वजह से बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाया करती थी। अब उन्होंने इसको टेस्ट करने के लिए एक चूहे का यूज किया, तो पूरे आधे घंटे में चूहे की बॉडी सल्फ्यूरिक एसिड में बिल्कुल गायब हो जाती है। अब उन्होंने ये चीज करना शुरू किया कि कितना एसिड और कितना पानी चाहिए एक पूरी ह्यूमन बॉडी को डिस्पोज करने के लिए। अब 1943 में जॉन ने एलन स्टीवेंस के गैराज वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया और वो एलन की फैमिली के साथ रहने भी लगे। और उनका चक्कर एलन की 15 साल की बेटी बारबेरा के साथ चलने लगा। इंग्लैंड में केंसिंगटन के एक पब में उनकी मुलाकात हुई उनके पुराने दोस्त विलियम मैक्सॉन से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, मिस्टर मैक्सॉन बहुत रईस थे। यहाँ पे वो अपनी फैमिली यानी अपने माता पिता डोनाल्ड और एमी के साथ आए थे। वो अपने दोस्त जॉन को अपने पेरेंट्स से मिलवाते हैं। जॉन को ये बताते हैं कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट और अपने अम्यूजमेंट आर्केड को बेच दिया और अपने पैसे और अपने पेरेंट्स के पैसों को मिला के लंदन में जितनी भी प्रॉपर्टीज खरीदी, वहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को किराए पे चढ़ाकर अच्छा खासा मोटा किराया ऐड रहे थे। जॉन जॉर्ज विलियम की सक्सेस से खुश होने के बजाय बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे और इसकी वजह से उन्होंने अपने पहले सीरियस क्राइम को अंजाम देने का प्लान शुरू कर दिया। अब जॉन जॉर्ज एक बेसमेंट कुछ दिनों के लिए रेंट पे लेते हैं और तारीख थी 6 सितंबर, साल था 1944 का। वो अपने दोस्त विलियम मैक्सॉन को अपने बेसमेंट में ले आते हैं और उनके सिर पे मेटल बार से मार के उनको गिरा देते हैं। बाद में वो उनका गला काट देते हैं। यहाँ पे जॉन जॉर्ज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने पहले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। वो एक 40 गैलन का ड्रम ले आते हैं और ड्रम को पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भर देते हैं। बाद में वो विलियम मैक्सॉन के सारे कपड़े निकाल लेते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो निकाल लेते हैं और उनके शरीर को उस ड्रम में डाल देते हैं। अगले दिन जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बॉडी पूरी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व हो चुकी है और बाद में वो ड्रम को एक मैन होल में डाल देते हैं। अब वो विलियम मैक्सॉन की जगह ले लेते हैं। वो
उनके घर में रहने लगते हैं। उसके साथ साथ एमी और डोनाल्ड, जो कि विलियम मैक्सवेन के माता पिता थे, उनको ये बता देते हैं कि उनका बेटा विलियम स्कॉटलैंड चले गए हैं ड्राफ्ट से बचने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और बहुत सारे नौजवानों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कर लिया जा रहा था, और उसी भर्ती से बचने के लिए बहुत सारे नौजवान काम का बहाना बनाकर दूसरे देश में चले जाते हैं। और यहाँ पे यही कहानी अप्लाई करी है हमारी जॉन जॉर्ज ने। इस दौरान वो कई बार स्कॉटलैंड जाकर वहाँ पे विलियम मैक्सवेन बनकर अपने माता पिता यानी एमी और डोनाल्ड को पोस्ट कार्ड सेंड कर दिया करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एमी और डोनाल्ड को शक होने लगता है, क्योंकि अब वॉर धीरे धीरे शांत हो रही थी और आखिरकार इतना मामला ठंडा होने के बाद भी उनका बेटा दूसरी कंट्री में छुपा बैठा है। जब जॉन को ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एमी और डोनाल्ड के साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने उनके बेटे विलियम मैक्सवेन के साथ किया था। और 2 जुलाई साल 1945 को उन्होंने दोनों एमी और डोनाल्ड को मार के उनकी बॉडी को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, बाद में उसको बहा दिया और आस पड़ोस में ये बोल दिया कि स्वॉन फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स चली गई है और यहाँ पे उनके लिए जॉन जॉर्ज ही काम करेंगे। उन्होंने मैक्सवेन्स की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और पूरे 8,000 पाउंड कमा लिए। यहाँ की मैक्सवेन फैमिली के पेंशन चेक्स को भी जॉन जॉर्ज ने नहीं छोड़ा। अब जॉन के पास अच्छा खासा पैसा तो था, लेकिन गैम्बलिंग की आदत की वजह से उसी साल उनके पैसे खत्म हो गए। मतलब साल के एंड होते होते उनके सारे पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। फिर उन्होंने सोचा कि और पैसे कमाने के लिए उनको और लोगों को मारना पड़ेगा। बाद में उनकी मुलाकात हुई आर्चीबाल्ड और रोज हैंडरसन से। रोज हैंडरसन को उन्होंने बताया कि वो उनका घर खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हैंडरसन फैमिली को जॉन ने यह भी बताया कि वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। अब क्योंकि हैंडरसन अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे, इसीलिए उस पार्टी के लिए उन्होंने जॉन को पियानो बजाने के लिए बुला लिया, यानी इनवाइट कर दिया, क्योंकि हैंडरसन फैमिली को यह भी लगा था कि जॉन जॉर्ज उनका पुराना घर खरीद लेंगे। अब हैंडरसन फैमिली को जॉन जॉर्ज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया था, इसीलिए जॉन जॉर्ज ने उनके घर के पास ही एक छोटी सी प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली और 2 40 गैलन के बड़े बड़े ड्रम भी मंगवा लिए। अब आप लोगों को पता था कि आगे क्या होने वाला था। आर्चीबाल्ड और रोज हैंडरसन को उनके ही गन से जॉन जॉर्ज ने पहले गोली मार दी और उनकी बॉडीज को उस 40 गैलन के सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। अब बॉडीज को गैलन में डालने के बाद काफी टाइम वेट करना पड़ता है। इस बार जब उस टाइम पीरियड के बाद वापस जॉन उन बॉडीज को देखने आते हैं तो रोज का पैर पूरे तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ था। अब यहाँ के किराए के प्रॉपर्टी में अच्छा खासा ड्रेनेज नहीं था, इसीलिए उस पैर के साथ ही जॉन प्रॉपर्टी के पीछे दोनों लिक्विड गैलन को बहा देते हैं और फिर हैंडरसन कपल की सारी प्रॉपर्टीज को बेचकर अच्छा खासा पैसा फिर से कलेक्ट कर लेते हैं। इतना ही नहीं, रोज हैंडरसन की कुछ ड्रेस को उसने बारबेरा स्टीवंस को भी गिफ्ट कर दी, वो लड़की जिसको वो काफी दिनों से देख रहा था। अब होता यहाँ पे यूं है कि रोज के भाई जब उनको ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने जा रहे थे, तब वहाँ पे जॉन उनको ये बता देते हैं कि हैंडरसन कपल साउथ अफ्रीका चले गए हैं क्योंकि उन्होंने एक इल्लीगल अबॉर्शन करवा लिया था। धीरे धीरे अब जॉन जॉर्ज हैक को ये लगने लगा था कि उनके रास्ते में कभी भी कोई नहीं आ सकता। वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी बहुत आसानी से मार सकते थे और कोई भी एविडेंस वो पीछे नहीं छोड़ते थे। लेकिन जॉन जॉर्ज बहुत ही खर्चीलू किस्म के थे, इसीलिए फरवरी साल 1949 तक एक बार फिर से उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उनके ऊपर अच्छा खासा लोगों का कर्जा भी आ जाता है। जॉन को गैम्बलिंग की तो आदत थे ही, उसके साथ साथ वो बड़े बड़े होटल्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम अपना बिताते थे, जहाँ पे उनकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से भी होती थी। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उनकी मुलाकात हुई 70 साल की ऑलिव डुरैंड डिकन्स से। अब इस विधवा लेडी के पास अच्छा खासा पैसा था क्योंकि इनके हस्बैंड जॉन डुरैंड एक सॉलिसिटर थे, यानी एक लीगल प्रोफेशन में थे, इसीलिए उनके पास अच्छा खासा पैसा था। अब एक रईस होटल में जॉन जॉर्ज की मुलाकात इस लेडी से हुई। जॉन ने ऑलिव को यह बताया कि वो एक इंजीनियर थे। तभी ऑलिव को फोन पे बात करते हुए जॉन ने सुन लिया। फोन पे ऑलिव एक नई चीज की बात कर रही थी, यानी आर्टिफिशियल फिंगरनेल की। बस जॉन जॉर्ज को तो मौका मिल गया ऑलिव को अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी में बुलाने का। जॉन ने ऑलिव को बोला कि वो आर्टिफिशियल फिंगरनेल्स बनाने में उनकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए 18 फरवरी साल 1949 को जब ऑलिव उनकी प्रॉपर्टी में आई
बिल्कुल पहले जैसे ही इस बार जॉन ने उन्हें फिर से गोली मारी, उसी गन से जो कि हैंडरसन फैमिली की थी, और 40 गैलन के ड्रम में ऑलिव की बॉडी को डाल दिया। लगभग 1.5 से 2 दिनों में उनकी बॉडी पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ गई थी। जॉन को लगा कि जैसे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, किसी को पता नहीं लगा, इस बार भी ऐसे ही होगा। लेकिन इस बार जॉन ने अपने विक्टिम को चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ऑलिव की एक दोस्त थी जिनका नाम कॉन्स्टेंस लेन था। उन्होंने तुरंत पुलिस को ये बता दिया कि ऑलिव जॉन जॉर्ज नाम के आदमी से मिलने वाली थी, क्योंकि ऑलिव ने जाने से पहले ये चीज उनको बता दी थी। जब पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उनको जॉन जॉर्ज का क्रिमिनल बैकग्राउंड सब कुछ पता चल गया, क्योंकि जॉन का बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। जॉन जॉर्ज तुरंत पुलिस की शक की निगाहों में आ गए। दूसरी तरफ होटल में जब न्यूज़ रिपोर्टर्स जॉन से इंटरव्यू ले रहे थे, तब जॉन ने बोला कि वो ऑलिव के गायब होने से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऑलिव मिल जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने ये डिसाइड कर लिया कि वो जॉन की रेंटेड वर्कशॉप को, जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें पता चला कि जॉन जॉर्ज किस तरीके के आदमी हैं। जॉन जॉर्ज अपने विक्टिम्स को पूरे तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं कर पाए थे। पुलिस को कई सारे 40 गैलन के बड़े बड़े ड्रम्स मिले, सल्फ्यूरिक एसिड मिला, 28 पाउंड ह्यूमन बॉडी फैट भी मिला। उसके साथ साथ एक लेफ्ट फुट मिला जो कि रोज हैंडरसन का था, जो कि बहुत बुरी हालत में था। उसके साथ साथ एक ड्राई क्लीनर की एक रिसिप्ट मिली जो कि ऑलिव की थी, और बहुत सारे पेपर्स मिले जो कि हैंडरसन को रेफर कर रहे थे। वहीं पे पुलिस को विलियम मैक्सोन की भी कुछ बिलोंगिंग्स वहां पे मिल जाती हैं। ये सारी चीजें सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत जॉन को अरेस्ट कर लिया। तारीख थी फरवरी 26 साल 1949 को। जब पुलिस जॉन जॉर्ज को अरेस्ट करके ले जा रही थी तो जॉन ने पुलिस वालों से हंसते हुए पूछा कि बिना बॉडी के आखिर आप लोग इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे कि मैंने इन लोगों को मारा है। लेकिन ये जॉन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। बिना पूरी बॉडी के होने के बावजूद भी किसी का भी ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है, और इसी गलती में जॉन जॉर्ज ने सब कुछ कबूल लिया। यानी पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसने ही मैक्सोन फैमिली को मारा था, उसने ही हैंडरसन फैमिली को मारा था, और तो और उसने ही ऑलिव को भी मारा था। उतना ही नहीं, उसने 3 और लोगों को मारा था, जिसमें से एक यंग लड़का था जिसका नाम मैक्स था, एक लड़की जो कि ईस्ट बॉन्ड से थी, और एक औरत जो कि हैमरस्मिथ से थी। लेकिन इस क्लेम को कभी भी प्रूव नहीं किया जा सका। अब जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तो जॉन जॉर्ज बिल्कुल अलग तरीके से एक्ट करने लगे। उन्होंने ये बताया कि उनको बचपन से ही अजीब अजीब से सपने आते थे, जिसमें वो एक जंगल में होते थे, जिसमें उनको पहले लगता था कि बहुत ही तेजी से बारिश हो रही थी, बट एक्चुअली में वो बारिश नहीं थी, वो खून था। और जंगल से एक आदमी कप लेकर बाहर आता है, जो कि कप पूरी तरीके से खून से भरा होता है, और जॉन जॉर्ज को बोलता है कि इसको पियो, जिसके जवाब में जॉन हिल भी नहीं पाते। आगे जॉन ने ये बताया कि साल 1944 के मार्च में उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनका ये बचपन का सपना उनकी जवानी में भी उनको आने लगा, और इसकी वजह से वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने ये बताया कि वो अपने विक्टिम्स का खून भी पिया करते थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये सारी चीजें बकवास थी। एक्चुअली में जॉन जॉर्ज इंसैनिटी डिफेंस का यूज करना चाहते थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंसैनिटी डिफेंस होता क्या है। इस डिफेंस में अक्यूज्ड को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, कोर्ट में ये चीज प्रूव करके कि अक्यूज्ड की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, और उसी मेंटल इलनेस के दौरान उन्होंने वो सारे मर्डर्स किए थे। अब इसका एक प्रूफ यहाँ पे मिलता है कि जब पुलिस जॉन जॉर्ज को उनके गैराज से अरेस्ट करके पुलिस थाने ला रही थी, तो उस रास्ते में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एल्बर्ट वेब से हमारे जॉन जॉर्ज हंसते हुए ये पूछते हैं कि सही सही बताओ कि ब्रॉडमोर से किसी भी इंसान के छूटने के कितने % चांस होते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि ब्रॉडमोर एक हाई सिक्योरिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं कि कोर्ट में जॉन जॉर्ज सारी चीजें फेक कर रहे थे। इसीलिए महज 17 मिनट में जॉन जॉर्ज को ज्यूरी ने फांसी की सजा सुना दी, और उनकी फांसी को 10 अगस्त साल 1949 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्सा होता है कि जब तक जॉन जॉर्ज हेग का ट्रायल चल ही रहा था, उसी दौरान डेली मिरर के एक फेमस एडिटर जिसका नाम सिल्वेस्टर बोलम था, उनको 3 महीने की सजा हो गई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जॉन जॉर्ज हैग के ट्रायल के दौरान ही उनको एज ए मर्डरर डिस्क्राइब कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं
कि डेली मिरर एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का और उसको हार्ट ऑफ ब्रिटेन भी बोला जाता है। अब जॉन जॉर्ज की मानसिक हालत इस तरीके की हो गई, इसमें थोड़ा बहुत हाथ तो उनके पेरेंट्स का जरूर है और ये चीज इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई होगी। मतलब कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इतना ज्यादा रिलीजियस बनाना, इतना ज्यादा बंद बंद रखना कहीं ना कहीं उनके बच्चे के ऊपर ही बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा था और जिसका उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं पड़ रहा था। बहुत सारे मामलों में हम हिंदुस्तानियों के माँ बाप उन लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में भी वो लोग हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल आप लोग आए दिन जरूर देखते होंगे और यकीनन ये कोई पहली बार नहीं है जब मैं इस बात पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं जॉन जॉर्ज के पेरेंट्स को उनको सीरियल किलर बनने में पूरा दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म होने से पहले कोई न कोई दस्तक तो देती है। शायद उस दस्तक को उनके पेरेंट्स नहीं समझ पाए और जब जॉन को उनके पेरेंट्स की जरूरत थी तब वहां पे उनके पेरेंट्स शायद नहीं थे। खैर, अब इन सब चीजों का जवाब आप लोग मुझे देंगे। जितनी भी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल थी मैंने सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी हैं। अब आप लोगों का क्या सोचना है इस केस के ऊपर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हमारी मुलाकात अगली बार नहीं होती है तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है।